हेलो। हेलो। हाँ सर। चलो क्या शुरू किया जाए, बोलो। मतलब क्या करना चाहते हो, डाउट या कुछ क्या करना चाहते हो, बोलो। हाँ सर, वो कल जो हो रहा था उसमें सर दो डाउट है। ओके, सो आई हैव मॉड्यूल, टेल मी द क्वेश्चन नंबर। अरे वो तो खुद से भी हो जाएगा सर, वो चैप्टर आगे बढ़ाइए सर। तो बोलो फिर कौन सा सर, डाउट है। अरे आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर। सर वो सर जो सेकंड पेज आपने भेजा था उसमें एक हम्म। था कि स्ट्रीट ऑफ वो 15 नंबर 15। स्ट्रीट ऑफ अ सिटी आर अरेंज लाइक हाँ लाइंस ऑफ अ चेस बोर्ड। हाँ। चेस बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चेस बोर्ड को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली लंबा लंबा क्लास होता है ना, दो दो ढाई घंटे का, तो उसमें बहुत सारा कवर हो जाता है। तो बहुत सारा चेस बोर्ड का भी करना है और चीजें हैं अभी करने के लिए। स्ट्रीट ऑफ अ सिटी आर अरेंज्ड इन लाइंस ऑफ चेस बोर्ड। तो जो सिटी का जो स्ट्रीट है, गली है, वो ऐसे अरेंज है, देखो। ठीक है, चेस बोर्ड ही बना दो पूरा। और एम ऐसे ऐसे अरेंज्ड है, लाइंस ऑफ अ स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड एन स्ट्रीट रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। तो एक ऐसे जा रहा है, ऐसे। The number of ways in which a man can travel from northwest to southeast। तो आप कैसे देखते हो ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये पॉइंट पे वो है और उसको साउथ ईस्ट पे पहुंचना है। सपोज मैंने इतना छोटा लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ये नॉर्थ वेस्ट का पॉइंट है, इसको साउथ ईस्ट पहुंचना है, यानी यहाँ पहुंचना है। साउथ ईस्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है, आपको पता है ना। ये होता है साउथ ईस्ट, हाँ बिल्कुल सर। बीचों बीच। तो यानी कि उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, या फिर एक और। अब इसको समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सपोज जो वहां पे एम स्ट्रीट थे, एम स्ट्रीट नॉर्थ, जैसे वो गिवन है कि एम स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड एन स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे एम एन को मैंने क्या मान लिया है, 1 2 3 4 स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1 2 3 स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम 4 और 3 पे बात करके आपसे फिर एम एन पे उसको चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आंसर हाँ बता सर। दूंगा तुरंत, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो करते हैं स्टार्ट। तो कैसे आगे बढ़ोगे आप, आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, देखिए। आप यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे, ये 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 ये। और क्या पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है, कोई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। इन तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, बट इन दिस थ्री पॉसिबिलिटीज व्हाट इज कॉमन। सोचो, देखो कि एक हॉरिजॉन्टल स्टेप चला ये फर्स्ट वाले में, फिर एक वर्टिकल स्टेप, तो एक हॉरिजॉन्टल स्टेप, फिर एक वर्टिकल स्टेप, फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टेप, फिर एक वर्टिकल स्टेप, और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टेप। अच्छा इसमें कैसे हुआ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, फिर से हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। इसमें कैसे गया, वर्टिकल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल। देखो चेस बोर्ड पे जो एक यूनिट है उसको एक स्टेप मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे ये चेस बोर्ड है मान लो, जिसमें ये 1 2 3 यहाँ पे यूनिट माना जाए 1 2 3 यूनिट, तो हम इसको एक हॉरिजॉन्टल स्टेप मानेंगे, 1 स्टेप। ये हॉरिजॉन्टल स्टेप 2, मतलब ऐसे ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है और ये वर्टिकल स्टेप है, ऐसे मान के चलते हैं। तो आप चाहे जैसे भी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट पहुंचोगे, हर एक सिचुएशन में आपके लिए 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप चलना पड़ेगा और 2 वर्टिकल स्टेप चलना पड़ेगा। देख लो आप, 3 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। आप किसी भी तरीके से इस 3 हॉरिजॉन्टल को 4 हॉरिजॉन्टल या 2 वर्टिकल को 1 वर्टिकल या 3 वर्टिकल नहीं कर सकते। ठीक है, यही तरीका है यहाँ तक पहुंचने का, सब में सेम डिस्टेंस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। तो जो अगर हम स्ट्रीट ऐसा बना हुआ है हर जगह, मतलब ऐसे स्ट्रीट अगर बना हुआ है तो यही सारे तरीके हैं। कोई बच्चा ऐसे जाएगा और यहाँ पे सीधा पहुंचेगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप कितने हुए? एच 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 और फिर 2 वर्टिकल स्टेप, यानी कि इन ईच सिचुएशन यू आर कवरिंग 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप एंड 2 वर्टिकल स्टेप। अब हमें करना क्या है कि हम पहले हॉरिजॉन्टल 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 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल कुछ भी करके पहुंच सकते हैं। अब फिर वापस ऐसे नहीं जाओगे ना, क्योंकि उसने बोला है द मिनिमम डिस्टेंस। हाँ। तो ऐसे आप पहुंच रहे हो, यहाँ पे गए फिर ऐसे यहाँ घूमने लग गए, ऐसे थोड़ी करना है, घर में मार पड़ेगी इतना घूमो फिरोगे, ऐसा थोड़ी है, अकेले कौन घूमता है ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा पहुंचना है, इसलिए उसने शॉर्टेस्ट मीडियम लिख दिया है। क्वेश्चन हमेशा ही कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो तो अब बात यह है कि हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप है और 2 वर्टिकल स्टेप है, और आपको इनको अलग अलग तरीके से रीअरेंज करके आपको पहुंचना है। अगर आप कुछ भी तरीका बना दोगे, अपने मन से बना दो, एच वी वी फिर एच एच, या एच या वी पहले बना दो, वी एच फिर एच। चलो इसको करके देखते हैं, वी एच फिर एच, पहुंच गए। किसी भी तरीके से अगर आप इसको अरेंज कर दोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे। So the answer is the number of ways in which 3h and 2v can be shuffled, can be rearranged. So answer would be factorial 5 by factorial 3 by 3 factorial 2 factorial। बस हो गया। तो अब इसी चीज को आप बड़े पर्दे पे, मतलब बड़े ब्रॉड रेंज में सोचिए, तो आपके पास टोटल m स्ट्रीट है, तो ऊपर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। m स्ट्रीट देखो, 4 स्ट्रीट होने से आपके पास स्टेप कितने बन रहे हैं? इधर 3 बन रहे हैं, और 3 स्ट्रीट होने से, स्ट्रीट यहाँ 3 है तो स्टेप कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो 2 स्टेप और यहाँ पे 3 स्टेप, और तभी यहाँ पे 5 आया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? m-1 प्लस n-1 का फैक्टोरियल। मतलब आप जो भी स्टेप बनाओगे उसमें इतने 5 स्टेप चलने पड़ेंगे, तो यहाँ पे m प्लस n-2 चलने पड़ेंगे। हाँ। और नीचे किसको अरेंज करोगे आप? फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, यानी कि m-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल। हेलो, हो गया। हाँ मुझे आवाज तो आई है, बोलो। m-1 फैक्टोरियल सॉरी एंड n-1 फैक्टोरियल। चलो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा था। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चैप्टर पढ़ने का फायदा नहीं है। पढ़ोगे सब खत्म होता जाएगा, चाहे आप 3 बार पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। और एक बार पढ़ के जम के प्रैक्टिस कर जाओ, हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन बना जाओ, फिर देखो कौन रोकता है। ठीक है, या फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर करते रहो। तो करना ये है कि चैप्टर को पढ़ के आपका उसका 10-20% का भी काम खत्म नहीं होता। चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक आप उसके 100-150 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, सारा जेई मेन झट से नहीं करने के बाद, जेई एडवांस के बाद आप फिर से बाकी के फिर आपको 100 क्वेश्चन और करने हैं, तब आपका सारा रेंज कवर होगा। ये है, फिर बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको अलग अलग रेंज मिलेगा, क्वाड्रेटिक में फिर अलग अलग क्वेश्चन दिखेगा। आपने बहुत क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लिया, फिर देखोगे 50 क्वेश्चन और, तो उसमें फिर और कुछ सीखने को मिलेगा। और जब हर तरह के रेंज को आप कवर कर जाओगे और तब आप पेपर में बैठोगे, तो एक प्लस पॉइंट होगा आपका कॉन्फिडेंस, और दूसरा नॉलेज तो हो गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपका सिलेक्शन हो गई।
हम ना 4 चैप्टर मिला के 150 क्वेश्चन करते हैं, हमें एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन करना है, 200 क्वेश्चन करना है, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो काम आसान नहीं है, लेकिन अब काम ही यही है तुम लोगों का, तो और क्या है। तो बस लगे रहो, करते रहो, मरते रहो, पढ़ते रहो बस। और तो कुछ बचा ही नहीं है अभी लाइफ में, यही करो बस। ये कभी करोगे तभी तो लाइफ में कुछ और कर पाओगे। सर इतना दिन से परमुटेशन कर रहा हूँ, पर कभी ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन को देख के लगा कि अरे ये तो आंख में ही देख के बता रहा हूँ। हाँ, अब लगेगा प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए पहले ये बताओ। इतना दिन से तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक एक घंटा, एक एक घंटा। आपने कितना क्वेश्चन किया इतना दिन से, ये बता दो। मॉड्यूल मैं में जैसे जितना पेज मैंने भेजा है उतना ही, उसके अलावा क्या किया है? उसके अलावा सर सीन गेज का वो जो आपने मेन एडवांस बोला था, वो जितना कर पाया करा, और उसके बाद उसका एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल देखता हूँ तो वो अब लगभग। जब जब आप वो एग्जाम्पल कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको लगेगा ये क्वेश्चन देखते ही होगा। कॉम्पुटेशन कॉम्बिनेशन से जल्दी किसी का क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब उसमें कोई वर्किंग ही नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है। अभी इसमें क्या वर्क करना था, सिर्फ सोचना था। उसके बाद सीधा m+n-2/m-1 n-1 तो देखते ही आंसर कर पाओगे। लेकिन अभी आपके सामने नई सब कुछ नया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा इसको ग्रुप में बांटना है, कि इसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की तरह अरेंज करना है, कि इसको करना कैसे है, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्रोच क्या हो रहेगा, काउंटिंग प्रिंसिपल किस तरीके का यूज करोगे। अभी इन सब में कंफ्यूजन हो रहा होगा, हर तरह का चीज तुमने फटाफट पढ़ लिया है। अब उनको सेग्रीगेट करना है कि इस टाइप में ये करना है, उस टाइप में ये करना है। और ये मतलब रटना नहीं है, ये समझ में आना चाहिए कि इस टाइप में ऐसा क्यों करना है। तो तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ, अब जो भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप इमीडिएट आप उसका रिएक्शन दे पाओगे। एटलीस्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बता पाओगे कि हाँ ये प्रोसीजर हो रहा है और ऐसे हो सकता है। तो एक बार कर लो पूरा, और जो जो हमने पढ़ा है उसको फिर से देख लो, वो सब माइंड में एक साथ होगा तो जरूर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल ही मैं बता रहा था आपको एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वो याद हाँ नहीं है। तो एक्चुअली बात ये भी फैक्ट है कि सारी बात आपको याद भी नहीं है जो आपको बताया गया है। तो द बेस्ट थिंग इज कि लोग 2 साल में जाके उस चीज को सीखते हैं, सब कुछ कवर माइंड में अच्छा से करने लगता है। तो अभी आपको अब चाहते हो कि अभी आपका हो जाए, सब यही चाहते हैं। तो आप उस चीज को 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तब आपका वो लेवल हो जाएगा। उसको बार बार देखो, समझो, तब वो हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसे कैसे किस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। अप्रोच गड़बड़ हो जाता है। इतने दिन में सर क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज ये सब अच्छा होता है जो हाँ नहीं, क्वेश्चन इसका दिखता रेंज हो। बड़ा है। ये नंबर 3 ही 10th क्लास में सबसे मुश्किल क्या लगता था? नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वही मुश्किल होता था ना। हाँ हाँ बस वही बात है। और उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्वाड्रेटिक और ये जो भी दूसरा मेंसुरेशन चैप्टर सब कितना आसान था, और नंबर सिस्टम हालत खराब करने वाला होता था। वैसे ही है, यही सबसे आपको मुश्किल लगेगा, ये प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगेगा। इसको कवर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक तो आसान में से आता है, और सीक्वेंस हाँ सीरीज तो आसान क्वाड्रेटिक ही है। बहुत अच्छा आसान। हाँ तो लेकिन ये भी मजेदार है, एक बार इसको थोड़ा सा पकड़ बन गया तो आपको मजा आएगा फिर। और फिर आप जैसे ही उसको पजल को सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही खुशी मिलेगी। और बस कभी कभी एडवांस में इतने आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बस मजा आ जाता है एडवांस में। तो इसलिए ये कर लेना चाहिए अच्छे से। तो कर लो फिर, हम लोग अब जल्दी ये नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत इस पे टाइम लग चुका है, बहुत दिन से कर रहे हैं। और आपको जो पूछना हो, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का कि आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए। तुम लोग होमवर्क नहीं करते, इसलिए बोलते हो आगे बढ़िए। नहीं तो तुम्हारे पास बहुत सारा कुछ होता पूछने को, क्योंकि ये लेवल 2 करना आसान नहीं नहीं है। सर, है तो और भी 2-3 क्वेश्चन है। जो पेज मैंने भेजा है उसको करना आसान नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट कैन टीच यू सो मेनी थिंग्स। और वो डेफिनेटली आपसे नहीं हुआ होगा, ये मेरे को पता है। सर नहीं हुआ, पर सर और सर एक नया पढ़ने पर उसके बाद फिर से। नहीं तो उस चीज में नया कुछ नहीं है जो तुमको पूछना होगा। तो आप
क्या करो, तो मैं भी जो दूंगा वो तो क्वेश्चन ही होगा। तो चलो लिखो क्वेश्चन, व्हाट आई हैव टू डू विद इट। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। डी अरेंजमेंट थ्योरम। डी अरेंजमेंट ऑफ नंबर लिखो, थ्योरम ऐसा कुछ नहीं है। डी अरेंजमेंट सीधा लिखो ना बस। अरेंज करना तो सबको पता है कि सपोज एक अरेंज करना सबको पता है। डी अरेंज करना ये होता है कि वर्ड या लेटर या नंबर को उसी की पोजीशन पे नहीं रहने देना है। समझ पा रहे हो? जैसे आप लेते हो ए बी सी, तो ए का पोजीशन ये है, बी का पोजीशन ये है, सी का पोजीशन ये है। तो ए को ए के पोजीशन पे नहीं रहने देना है। अरेंज थिंग्स इन सच अ वे दैट ए डजंट कीप इट्स प्लेस, बी कैनॉट रिमेन एट दिस प्लेस, एंड सी भी वहां नहीं रह सकता। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैंने बी सी ए कर दिया तो ये एक डी अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर मैंने सी ए भी कर दिया तो ये भी एक डी अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने सी बी ए कर दिया, ये डी अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें बी अपने पोजीशन पे रह गया। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट का मतलब कोई भी एक एलिमेंट अपने पोजीशन पे नहीं रह सकता है। तो ऐसे पूरे सेट, ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन को, पूरे पॉसिबिलिटीज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। लिखिए डेफिनेशन, डी अरेंजमेंट क्या होता है। नंबर ऑफ वेज इन विच number of ways in which all the number of ways in which एक सेकंड, number of ways in which all the elements या not any elements of a set, not any element of a set appears in its original position, not any element of a set appears in its original position। ठीक है, तो ये होता है डी अरेंजमेंट। लेकिन डी अरेंजमेंट के पहले आप सेट की कुछ चीजों को जानो। जैसे हम ऐसे लिखते हैं एन ए यूनियन बी, तो क्या होता है ये, एम को एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन सेक्शन बी। हाँ सर। और इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसका मतलब ये एन ए हो गया, ये एन बी हो गया, और एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाना। मतलब अगर कोई बोले कि एटलीस्ट, जैसे एटलीस्ट ए होना चाहिए या एटलीस्ट बी होना चाहिए, मतलब इधर ए और बी होना चाहिए, तो हम ये बात करेंगे पूरा। तो इस पूरे के लिए हम एक बार ए ले लेते हैं, एक बार बी ले लेते हैं। तो ए में भी ये पार्ट आ जाता है और बी में भी ये पार्ट आ जाता है। तो ये दो पार्ट हमने इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया, ये वाला पार्ट। इसलिए एक बार इसको माइनस कर देते हैं सो दैट हम इस पोजीशन को, इस पार्ट को एक बार ही ले पाए। तो इसलिए इस ओवरऑल को देखने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं। सिमिलरली एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये होगा एन ए एन बी एन सी माइनस 2n 2n इस चीज को समझिए। जैसे हमने ये ए लिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब हमने ए ले लिया तो हमने ये सारा पार्ट ले लिया है। फिर मैंने बी ले लिया, तो बी में मैंने क्या लिया है,
बी में मैंने फिर ये ले लिया, ये ए है ये बी है, बी में मैंने ये पूरा ले लिया देखो, और सी में मैंने क्या ले लिया, ये पूरा ले लिया। ठीक है, तो ये पार्ट दो बार ले लिया गया है, ए में भी और बी में भी, इसलिए एक और माइनस। फिर ये वाला पार्ट ए बी और सी दोनों में ले लिया गया, इसलिए ये वाला माइनस। फिर ए और सी में दोनों लिया गया, वो माइनस। और अब ध्यान से देखो, अब आपने क्या किया है, 3 बार माइनस कर दिया आपने। तो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट ध्यान देना है, इस पार्ट को ध्यान देना है। ये जो छोटा पार्ट है ये वाला, ये तो आपने माइनस कर दिया 3 बार। ये तो सब में है, ए इंटरसेक्शन बी में भी है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, और सी इंटरसेक्शन ए में भी है, तीनों में है ये पार्ट। तो ये है क्या, ये पार्ट है। तो ये 3 बार माइनस हो गया, 3 बार लिया और 3 बार माइनस कर दिया, इसलिए एक बार तो उसको लेना पड़ेगा ना कम से कम, तब तो ये कंप्लीट ले पाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? हाँ सर। हाँ, तो ये इंटरसेक्शन वाला हटा देते हैं तो ये भी हट जाता है साथ में, फिर इसको हटाते हैं तो फिर ये साथ में हट जाता है, फिर इसको हटाते हैं तो फिर ये साथ में हट जाता है। जो ए बी सी तीनों में था ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज, और ये 3 हट गया, तो यानी कि ये तो अब गायब ही हो गया ना। तो इसको फिर से डालने के लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट इंक्लूड किया है। ओके, और ये वाला पार्ट में कोई टेंशन नहीं है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी के साथ एक बार माइनस हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट बार था तो एक बार माइनस, 2 बार था, इसमें था एक बार माइनस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट के पहले हम एक करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, रीअरेंजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बस यही तुम्हारा है, क्वेश्चन ढेर सारे हैं, थ्योरी में बस ये बचा हुआ है। इंक्लूजन देखो, आपने इसको इंक्लूड किया, ये इंक्लूजन हो गया, आपने इसको एक्सक्लूड किया, ये एक्सक्लूजन हो गया, ये भी एक्सक्लूजन है, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूजन, दिस इज इंक्लूजन। तो यही है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इस पे क्वेश्चन करेंगे और तो अच्छे से होगा। रीअरेंजमेंट क्या होता है अभी ध्यान में रखना, फिर वापस आएंगे। यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी डॉट 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 यूनियन, ऐसे कर लो, x1 x2 कर लो, x1 x2 xn, इन सबका यूनियन करेंगे तो क्या होगा सोचो। पहले क्या होगा, nx1 nx2 nx3 ऐसे जुड़ता जाएगा ना। तो क्या करें, हाँ इसको ऐसे कर दे, समेशन ऑफ nxi, हाँ, I equal to 1 to नंबर ऑफ xi, और i कहां से कहां तक, 1 से 1 to n 10। तक, सबको जोड़ दिया। फिर डबल दो लेके इसको सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c, क्या होगा, xi इंटरसेक्शन xj, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन xi इंटरसेक्शन xj, और इसका समेशन। अगेन ये ij की वैल्यू जो भी है उस पर ज्यादा बॉदर नहीं करते, वो ठीक ही है। फिर हम क्या करेंगे, 3 को एक साथ लेके प्लस करेंगे, समेशन ऑफ n xi इंटरसेक्शन xj इंटरसेक्शन xk। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा, n पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो xi था, यहाँ माइनस था 2 के लिए, एक बार 2 लिया था हमने। अब यहाँ पे एक साथ हम 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, सीधा क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं एक साथ। तो n लेने के लिए यहाँ पे सेकंड पे पावर कम हुआ तो -1 पे पावर, समेशन ऑफ -1 पे पावर, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले -1 का पावर कर लेते हैं। हाँ, माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माइनस बाहर लिखो, -1 का पावर n-1 समेशन ऑफ
number of elements in xi intersection xj intersection xk dot 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 dot, जो भी जितना भी टोटल एलिमेंट है फॉर n एलिमेंट्स। तो xn लिखूं, अरे यहाँ पे ij के लास्ट पे क्या लिखे, समझ गया ना आप, पूरा n एलिमेंट है। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऐसा चल रहा है। और -1 का पावर n-1 रखने से, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे +1 है तो आप देख पा रहे हो यहाँ -1 कैसे है, क्योंकि n यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1 के पावर 1 आ जाएगा, तो यह माइनस रह जाएगा। और लास्ट केस में ये रहेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। और सर जो समेशन इन xi यूनियन और xi इंटरसेक्शन xj लिखा है उसको सर ऐसे नहीं लिख सकते कि nc2 समेशन ऑफ nc2? तो वहां पे पहुंचेंगे ना। तो ये है। अब कुछ एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। देखिए, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, from 1 to 1000 which are divisible by at least, which are divisible by at least one of, which are divisible by at least one of 2, 3, 5. Find sum of, find integers, find number of integers from 1 to 1000 which are divisible by at least one of 2, 3, 5. तो अब यहाँ पे देखिए कैसे देखेंगे, ऐसे जो एटलीस्ट 2, 3, 5 से डिविजिबल हो, मतलब या तो 2 से या तो 3 से या तो 5 से डिविजिबल हो, तो हम मानते हैं ऐसे नंबर्स को नंबर्स ए को मान लो नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जब हम एन लेंगे तो नंबर्स ऑफ नंबर हो जाएगा जो 2 से। बी क्या है, वो सारे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, और सी वो सारे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 कितने हैं। सोचो, टोटल नंबर 1 से 1000 के बीच लेना है। 1 से 1000 के बीच में 500 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जितने इवन है उतने ऑड है। ओके, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितने होंगे, बोलो। सोचो ना, बड़ा सिंपल है। 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 से जो डिविजिबल नंबर है रेगुलर इंटरवल पे आता ही रहेगा। 3, 3, 3। तो करना क्या है, 1000 को 3 से डिवाइड करना है और जो इंटीजर मिल जाता है वो रख लेना है। सो दिस इज 333। So the number that is divisible by 3 is 333। उसी तरीके से नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा, 1000 by 5। So this is 200। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर से कितने नंबर डिविजिबल होंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये बात ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जो नंबर डिविजिबल बाय 6। हाँ वो हम ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली में चाहिए A यूनियन B यूनियन C। हमें वो सारे नंबर चाहिए जो कम से कम इन तीनों में से किसी एक से डिविजिबल हो, यानी कि वो नंबर या तो 2 से डिविजिबल, या तो 3 से डिविजिबल, या तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब हम इसका यूनियन लेंगे A यूनियन B यूनियन C, तो उसमें वही सारे नंबर आएंगे ना जो इनमें से किसी से डिविजिबल होंगे। हाँ, तो ये क्या आंसर होगा, NA प्लस
NB plus NC माइनस एन minus ए NA इंटरसेक्शन बी, intersection B बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन क्या है? विच इज डिविजिबल बाई 3, है ना? सर, और एक प्लस करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नंबर विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 2, 3, 5। तो अब यहाँ पे अब काम करना शुरू की, ऊपर लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई ए कितना हो जाएगा? 500। डिविजिबल बाई बी कितना हो जाएगा? 333। डिविजिबल बाई सी 200 माइनस द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। क्योंकि ये ऑलरेडी लिया जा चुका है, इसमें वापस चर्चा नहीं करूंगा, सीधा आंसर लिखते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो नंबर 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या करेंगे? 1000/6 से इससे डिवाइड करेंगे और फिर पता करेंगे कितने हैं, तो 166 आएगा। फिर जो नंबर 3 और 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो तो क्या हो जाएगा? 1000/15 66। फिर 2 and 5 1000/10 100। और जो तीनों से डिविजिबल हो 2, 3, 5 कितना? 30। तो 30 को 1000 से 33 इन सबको ऐड करो, बताओ कितना आंसर है। नाइन 900 पक्का? देखो यहाँ पे ये है 3 और ये है 3, तो 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 6 तो माइनस हो रहा है, तो 900 तो नहीं आने वाला है, लास्ट में 4 आएगा। मैं तो ऑप्शन देख के देख लेता हूँ, और लास्ट में 4 जिस ऑप्शन में रहता है मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो 900 गलत है, ठीक से आप कैलकुलेट कर लें। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल। सात सौ 734। यहाँ पे जो nx1 है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे एक्चुअली? अच्छा छोड़ो, इसमें क्या लिखोगे आप? nx1 प्लस nx2 प्लस डॉट 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 क्या लिखोगे? nxn। तो कितने आएंगे यहाँ पे? n बार आएगा, तो ये लिखेंगे nc1 समेशन। और यहाँ पे कोई भी दो सेलेक्ट करोगे आप, कोई भी दो सेलेक्ट कर दोगे तो nc2 बार ये लिखना पड़ेगा। NC2 फिर ये nc3 होगा, और ये nc सबको सबको सेलेक्ट करना है। बट इन सब का ज्यादा नहीं, आप क्वेश्चन पे वर्क करो। क्वेश्चन देखो आपका, उस क्वेश्चन में इसको कोई लेना नहीं था nc1 nc2 कुछ क्लियर ही नहीं था, इसलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे आओ। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स from 1 to 1000 which are not divisible by any of 2, 3, 5, which are not divisible by any of 2, 3, 5। कितने ऐसे नंबर है जो 2, 3, 5 में से किसी से डिविजिबल नहीं है? कैसे फाइंड करोगे? अब इसमें तुम शुरू कर दोगे वो सब कुछ कि सर देखते हैं ये 2 से या डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे इवन होना चाहिए, 3 से के लिए इसका सम होना चाहिए, नहीं सर, और जो 5 से के लिए 0 होना आंसर चाहिए। जो तो आंसर हर निकाला क्वेश्चन के लिए अप्रोच अलग होता है। अब जैसे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इंक्लूजन एक्सक्लूजन का है, हमें पहचानना पड़ेगा ये डी अरेंजमेंट का है, हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें ग्रुप में बांटना है,
हमें पहचानना पड़ेगा, इसमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें रिपीट करना है, इसमें रिपीट नहीं करना है, तो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 2 2 3 5 किसी से डिविजिबल नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं ना, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 5 से, तो उसको हम बोल देते हैं यूनियन। ना तो 3 से, ना तो 5 से, ना तो 2 से, तो वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आंसर कैसे लिखते हो आप? ये होता है u माइनस ए इन यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है ना। तो n नंबर इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन यू यूनियन बी यूनियन सी। तो बस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 1 and 1000 वो यहाँ रखिए, और उसमें से माइनस कीजिए 734। अब वो बिटवीन 1 and 1000 बोल रहा है ना, तो आप हमेशा ख्याल रखिए कि 1 और 1000 नहीं लेना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा आंसर में। तो आपको लेना है यहाँ पे कितने नंबर, 998, और इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी जो भी आंसर आया था, जब वॉट एवर यू से 734 और 764 वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, बिटवीन 1 to 1000 था या फ्रॉम 1 to 1000 था? बोलिए। बिटवीन 1 to 1000। अगर बिटवीन 1 to 1000 लिखा हुआ है तो जो मैंने कहा वो सही है, और ऐसा लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 1000, फिर तो नंबर होगा 100। तो फिर ये पूरा लेना पड़ेगा। तो ठीक है, फ्रॉम 1 to 1000 पूरा लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो अभी हमने सब किया है ये फ्रॉम वाला ही था। बिटवीन वाले में आपको ये हमेशा सोचना है कि 1 और 1000 को एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है। नहीं तो फिर जो 5 से डिविजिबिलिटी हमने देखा था 200 नंबर, उसमें ये आ रहा है, ये भी हटाना पड़ेगा। हाँ। तो इसका ध्यान रखना है, इसीलिए ये फ्रॉम लिख लो। अगर मैंने बिटवीन लिखा है तो फ्रॉम लिख लो। बिटवीन के केस में एक एक केस माइनस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा और कुछ नहीं। 5 के केस में हम ये नहीं लेंगे, यहाँ पे 998 ले लेंगे। 10 के केस में ये नहीं लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ 11 लेटर्ड वर्ड, number of 11 lettered word that can be formed using all the letters of the word that can be formed using all the letters of the word examination. Using all the letters of the word examination. If alike letters are never together, if alike letters are never together. क्वेश्चन लिख लिया, अच्छे समझ गए? हमें 11 लेटर का वर्ड बनाना है और अलाइक लेटर एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी कि ए साथ नहीं होने चाहिए, आई साथ नहीं होने चाहिए, एन भी साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ए ऐसा वर्ड, ए बी सी हटा दो आप, ए बी सी नहीं है। जैसे मान लो आपने ले लिया एक्स वाई जेड भी यहाँ नहीं ले सकते, क्या ले ले, पी क्यू आर ले लो। पी उन वर्ड्स को बोलते हैं जिसमें ए साथ में आ गया है, ठीक है। P is all the set of words, देखो P is let's suppose P एक set of word in which A occurs together, मतलब वो साथ में है। Q ऐसा वर्ड है जिसमें N साथ में है, और R ऐसा वर्ड है जिसमें I साथ में है, मतलब बाकी 11 लेटर के साथ टोटल 11 लेटर में ये साथ में है। तो बताइए, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन पी कितने होंगे? बोलो। जब दो ए साथ में है, बाकी टोटल जो 9 लेटर्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन 2 लेटर को एक बना दिया गया और बाकी 9 और ये एक 10, तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 10। टोटल हो गया फैक्टोरियल 10। ये तो आपस में अरेंज करेंगे नहीं, तो फैक्टोरियल 10 हो गए। ठीक है। और उसमें क्या क्या रिपीट कर रहा था? 2 रिपीटिशन था, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, आई के लिए और एन के लिए। आप सुन पा रहे हो या आप लॉस्ट हो गए हो वही? हाँ। हेलो सर। अच्छा, मुझे लगा बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे तो फिर हेलो। चले गए। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? और हाँ सर, ठीक है ठीक। तो यहाँ तक बात ठीक है। P is a set of all the words in which a occurs together. Q is set of all the words in which n occurs together. So number of elements in Q कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाँ। Similarly number of elements in R भी वही हो जाएगा। Nothing different. हाँ सर। तो अभी हमने ये देख लिया कि PQR क्या है और नंबर ऑफ एलिमेंट PQR क्या है। हमें क्या चाहिए? जिसमें ना तो A साथ में हो, ना तो NN साथ में हो, ना तो हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ, A यूनियन B यूनियन C का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए, या P यूनियन Q यूनियन R का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये क्या होगा? U माइनस PQR का यूनियन, यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PQR चाहिए। हाँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन मेक इज व्हाट? बताइए। टोटल 11 वर्ड है, 11 लेटर है। 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q यूनियन R, तो उसमें आप क्या लिखोगे? NP, यहां से आप स्टार्ट करोगे काम। NP प्लस NQ प्लस NR माइनस NP यूनियन Q माइनस NQ यूनियन R माइनस NR यूनियन P प्लस P इंटरसेक्शन, सॉरी ये सब इंटरसेक्शन होगा ना? हाँ। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो ये काम करना है आप। तो ये मेरे को पता है, ये है फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल स्क्वायर, और ये तीनों सेम चीज है, तो 3 इंटू। अब यहाँ पे P इंटरसेक्शन क्यों लेना है? यानी कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें A भी साथ में और NN भी साथ में, मतलब A का तो एक बंडल बना के रखा है आपने, उस पर एक मान के चल रहे हो, NN को भी एक ही मान के चलो, तो टोटल अब कितने आपको लेटर दिखाई देंगे? A 1 बन गया, NN भी 1 बन गया, तो टोटल 11 में से 4 तो निकल गए, बाकी बचे 7। तो कितने वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 7 बाई इसके अंदर जो रिपीटेड चीज है वो फैक्टोरियल 2, बस। इतने तरीके से ही आप वर्ड्स को अरेंज कर सकते हो। आप समझ पाए मेरी बात? आपके पास है डबल ए, आपके पास है डबल एन, इनको आप एक मान के चल रहे हो, और बाकी जो भी वर्ड है ई एक्स एम टी जो भी है, तो इन सबको अरेंज कैसे कर सकते हैं? तो दीज आर द वे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2। सिमिलरली अगर एन एन और आई आई साथ में हो, मतलब एन एन साथ में हो और आई आई भी साथ में हो, तो भी यही आंसर आएगा, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये कितनी बार हो जाएगा? 3 टाइम्स। राइट। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ये तीनों का काम हो गया। जब तीनों साथ में हो जी, ए भी हो, एन भी हो, आई भी हो, 6 लेटर ऐसे ही निकल गए, बचे 5। इन 6 को आपने कितना मान रखा है? 6 को 3 मान लिया, तो बचे 8। ये हो गया फैक्टोरियल 8। यही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, 8 आपस में अरेंज करते रहेंगे, तो 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फिर से लिख दो आप 8 फैक्टोरियल। ये 8 है और ये 7 ही है, ऐसा कैसे? सर, उसमें वो काउंट भी कोई करता है। देखो यहाँ पे
ए और एन साथ में है तो 4 ले लिया तो 7 बचा, तो 7 और 2 और 2 7 और 2 9 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और यहाँ पे 8। तो बस यही आंसर है, फाइनल आंसर इसको आप कह सकते हो। बस 11/2 का क्यूब माइनस दिस मच। तो आप माइनस हटा दीजिए अभी, यही है। तो ये आपका एक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। ये आप एक को एक बार इंक्लूड करना पड़ता है, फिर एक्सक्लूड करना पड़ता है। सो दिस इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप मॉड्यूल पूरा करोगे तो, या किसी भी बुक को पूरा करोगे आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने सर एक सर एमटीजी का बुक खरीदा है सर, उसमें क्वेश्चन उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सर बहुत कम पूछा है सर, और सेट थ्योरी अच्छा का। हाँ, तो क्यों मत पढ़ो, अच्छा वाला पढ़ो। नहीं सर ऐसा बात नहीं है सर, एक दो ही क्वेश्चन आता है। क्या एक दो ही क्वेश्चन आता है? परमुटेशन का सर। तो पढ़ना तो ज्यादा ही पड़ता है तभी तो एक दो कर पाता है सर। हर चैप्टर से तो एक दो ही आता है, 25 क्वेश्चन आएगा यही, हाँ, तो एक दो ही तो आएगा हर चैप्टर से। टोटल चैप्टर ही 25-24 आपके हो जाएंगे। एक एक करके ही तो उतना नंबर बनेगा। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। डी अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं कि जहां पे कोई भी साथ में नहीं हो। तो एक क्वेश्चन का सेट मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें पहले डी अरेंजमेंट आपको समझ में आया कि नो एलिमेंट इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सर अरेंजमेंट एंड डी अरेंजमेंट में सर फर्क क्या है? देखो हम बोलते हैं ना कि 1 to ABC को मुझे उसके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रखना है, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ तो वो रीअरेंज करना हो गया। हमको जो एनवेलप दिया हुआ है वो भी नंबर 1 लिखा हुआ है और लेटर पे भी 1 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 1 वाले को 1 में नहीं रखना। तो जबरदस्ती है ना, रीअरेंजमेंट इसलिए बोल देते हैं उसको, और क्या। सब परमुटेशन वो भी है, हाँ परमुटेशन वो भी है। वैसे ही एक अलग सा टॉपिक का नाम दे दिया गया डी अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग जबरदस्ती ऐसा केस आएगा कि 5 लेटर्स हैं, 5 एनवेलप्स हैं, ठीक है। तो हमें 5 लेटर्स को 5 एनवेलप में इस तरीके से डालना है कि कोई भी लेटर अपने वाले एनवेलप में नहीं जाए। लेटर पे भी नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, एनवेलप पे भी लिखा हुआ है। सो अरेंज लेटर्स, पुट लेटर्स इन एनवेलप इन सच अ वे दैट नो लेटर कैन बी पुट इन इट्स ओरिजिनल एनवेलप। तो हम डी अरेंज कर रहे हैं उसको। हमने लेटर 1 को जिसको 1 एनवेलप में रख देना चाहिए था उसको हम 2 में रख रहे हैं, 3 में रख रहे हैं, 5 में रख रहे हैं, 4 में रख रहे हैं, सिर्फ 1 में नहीं रख रहे। वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रह सकते। हाँ। हाँ है तो अरेंजमेंट ही है, तो परमुटेशन ही, लेकिन डी अरेंज किया जा रहा है। चलिए, तो अब एक सेकंड, अब आपको मैं बता रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे, ये मार्कर कम क्यों चल रहा है, डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। डी अरेंजमेंट ऑफ ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, when there is no condition, when without any condition, without any condition, ठीक है, without any restriction or condition, माइनस डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स किसके बराबर होगा, माइनस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। लिखो आप लोग, नहीं दिख रहा हो तो, लिखो आप लोग अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, मैं मार्कर डालता हूं, इन विच एटलीस्ट 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ arrangement in which at least one element
is in its original position. Number of elements in its original position. Number of elements in its original position. ठीक है, तो जब हम किसी कंडीशन जैसे अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन विच at least one element is in original position. तो ये तो वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली बात हो गई, ये तो आपको पहले से आता है। हाँ। और ये क्या बात हो गई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। जैसे हम बात करते हैं किसी भी एनवेलप लेटर की बात, तो हम अगर आपको कंडीशन ना दे कि 5 लेटर को आपको 5 एनवेलप पे रखना है, तो कितने तरीके से रख सकते हो? 5 to the power 5। हाँ, और उसके बाद हम इस चीज को उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको लिखाना पड़ेगा तो ठीक रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन से लिंक करके काम कर पाओ। लिखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ठीक है, सारे अलग अलग। हाँ, क्या लिख रहे थे? नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड PAREM can be arranged such that no letters is in original position. Such that no letters in its original position. ठीक है, और इसमें रिपीटिशन वाली बात नहीं है। हाँ। तो अगर मैं पांचों लेटर को इसके ओरिजिनल मतलब बिना कंडीशन के अरेंज करूं, ठीक है, पांचों लेटर को अगर बिना कंडीशन को अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 ही हो जाएगा। हाँ। अब मुझे उसमें से वो सारे कंडीशंस हटाने हैं, वो सारे अरेंजमेंट हटाने हैं जिसमें कम से कम एक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, कम से कम P अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो या A अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो। फिर वो हटाने पड़ेंगे जिसमें PA दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, या PR दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, या PE अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, बाकी सब लोग नहीं हो। फिर वो हटाने पड़ेंगे जिसमें 3 अपने लेटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो, फिर वो हटाने पड़ेंगे जिसमें 4 लेटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम n के लिए ऐसा करें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पहले ये 5 के लिए कर लेते हैं। चलो, तो पहले हो गया फैक्टोरियल 5 विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, अब हम 5 में से कोई एक चुनते हैं और उसको देखो, आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे सबसे पहले मैंने बिना कंडीशन का कर लिया, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थिंग्स इन विच एटलीस्ट वन इज इन ओरिजिनल पोजीशन। जब एटलीस्ट वन की बात करते हैं तो यूनियन होने लगता है। समझ पा रहे हो? यूनियन C, यूनियन D, यूनियन E। मतलब इस यूनियन का क्या मतलब है? इस यूनियन का मतलब है वही समेशन ऑफ n समेशन ऑफ AI, फिर समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ माइनस के साथ वो वाला C आ जाएगा, फिर प्लस समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, और ऐसे ही माइनस फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो NAI का क्या मतलब है? समेशन ऑफ NI का क्या मतलब है?
कि जब एक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स हो, बाकी सब लोग अरेंज कर सकते हैं, तो बाकी 4 सब लोग ऐसे, हाँ, तो एग्जैक्टली वन इज इन ओरिजिनल पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, 5C1 एक चुन लेंगे हम उसमें से, और बाकी को हम ऐसे अरेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5C1, और बाकी को अरेंज कर देंगे। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे कर सकते हो आप खुद से, ट्राई करो। हाँ सर, हाँ करो ट्राई। ये कितना मिनट बाकी है, मुझे भी दिख रहा है। अरे टाइम तो हो गया है तुम लोगों का। हाँ सर, 1 घंटा तो बहुत जल्दी बीत जाता है। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, आप लोग रुक जाओगे तो मैं पढ़ा दूंगा, जैसी आपकी हाँ इच्छा। मेरा आज सर ट्यूशन नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो इसको करो। सर वो सर -5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल, -5C2 इंटू 3 फैक्टोरियल, -5C3 इंटू 2 प्लस सब में 1। माइनस नहीं होगा, प्लस भी होगा। हाँ +1 है। चलो इसको मैं कुछ मिटाऊं यहाँ से। तो रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी कंडीशन माइनस एटलीस्ट वन इज इन ओरिजिनल पोजीशन। एटलीस्ट वन में क्या क्या आ जाएगा, वन इज इन ओरिजिनल पोजीशन, फिर आ जाएगा दो ओरिजिनल पोजीशन में, फिर 3 ओरिजिनल पोजीशन में। ऐसे कर करके हम सारे केसेस को कवर कर सकते हैं। तो हम परेम की बात करते हैं, तो इसमें पहले हम बिना कंडीशन के अरेंज कर लेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई एक ओरिजिनल पोजीशन पे हो, तो मैं अगर बात करूं, अगर पी ओरिजिनल पोजीशन पे है तो बाकी फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर आर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, यानी आर जहां है वही है, तो बाकी 4 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज हो सकते हैं। यानी कि एक बार पी एक बार आर, ऐसे कर करके कितनी पॉसिबिलिटी है, 5। और सबके लिए सामने क्या पॉसिबिलिटी है, फैक्टोरियल 4। तो ये ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें ए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हो और बाकी सब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं हो, ऐसे होंगे फैक्टोरियल 5 बेस, सॉरी फैक्टोरियल 4 बेस। और ऐसे सबके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 4 बेस होगा। तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ कि फर्स्ट एक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब क्या करेंगे, कोई दो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो सबसे पहले कोई दो सेलेक्ट करना पड़ेगा। 5C2। अब देखो ये तो हो गया कि आप अब ये फाइंड कर रहे हो कि एटलीस्ट वन इज इन ओरिजिनल पोजीशन। इसमें आप क्या फाइंड कर रहे हो, एटलीस्ट वन लेटर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर 5C2 करोगे और प्लस, हाँ तो इसमें इसमें आपने क्या कर लिया, जिसमें एक एक ओरिजिनल पोजीशन पे थे वो क्या सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें क्या वो नहीं आएंगे जिसमें दो भी ओरिजिनल पोजीशन पे थे। मतलब आप जो फैक्टोरियल 4 लिख रहे हो, क्या उसमें आपने एक यहाँ पे आर को फिक्स कर दिया है और यहाँ फैक्टोरियल 4 कर दिया, तो क्या यहाँ पे पी नहीं आएगा कभी, हाँ आएगा। यानी वो केस आएंगे जिसमें दो ओरिजिनल पोजीशन पे मिल जाएंगे आपको, वो केस भी आएंगे जिसमें 3 ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएंगे, वो केस भी आएंगे जिसमें 4 भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको Na1 का मतलब कि सिर्फ 1 इसमें से ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए। यानी कि जिसमें दो ओरिजिनल पोजीशन पे था उसको आप माइनस कर रहे हो अभी, जिसमें दो ओरिजिनल पोजीशन पे था 5C2 उसको माइनस कर रहे हो। फिर जिसमें, अब इसमें माइनस करने के साथ क्या हो जाता है, जो 3 वाला होता है वो ज्यादा बार घट जाता है। तो जो हमने स्टडी किया था ये चीज, तो इसलिए अब उस पर एनालिसिस करने से बेहतर है कि सीधा आंसर लिख दिया जाए। फिर -5C4 फैक्टोरियल 1, फिर +5C5 फैक्टोरियल 0, खत्म हो गया।
तो इसके बाद आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखने वाले हो? फैक्टोरियल 5 अगर हम कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, क्या आ गया बोलो? फैक्टोरियल 2 आ गया शायद, देखो। फिर यहाँ पे आ गया 1 बाई फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ आ गया 1 बाई फैक्टोरियल 4। देखो यहाँ पे 5c4 मतलब 5c1 ही है, तो फैक्टोरियल 5 हाँ। कॉमन निकला हुआ है, तो यही होगा। फिर हो गया प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5। तो ये है, यहाँ पे अरेंज करने अच्छे से लिखने के लिए ये लिखा जा सकता है, ये आंसर है। तो अगर n चीजों के लिए ये बात होगी, सोचो, तो ये तो बात हुई 5 के लिए। अगर n के लिए ये बात होगी तो हम क्या करेंगे? n चीजों को हम सबसे पहले बिना कंडीशन के बता पाएंगे कि इतने लेटर, इतने वर्ड, या इतना कुछ, इतना थिंग, इतनी पॉसिबिलिटी, इतनी कॉम्युटेशन है। अब इसमें क्या क्या माइनस करने लग जाएंगे हम? nc1 इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस माइनस nc2 इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस nc3 n-3 फैक्टोरियल। और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? -1 पे पावर डिपेंड करता है। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे पावर कितना था? 5 था n, तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को n-1 लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ पे इवन पावर आ गया था, तो यहाँ पे n-1 लिख दो, डिपेंड करेगा, आगे देख लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया? n-n फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे nc2 ncn लिख दो, ncn। सर वो तो तो अब यहाँ पे n फैक्टोरियल अगर निकाल लेते हो आप, तो व्हाट यू आर गेटिंग इनसाइड 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस 1 बाई फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल तो निकल चुका, तो ये 1 बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ n फैक्टोरियल निकला, तो सोचो क्या बच रहा है? 1/2 फैक्टोरियल कर देता हूँ, n इंटू n-1/2, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल है, तो n-2 फैक्टोरियल और -1n, ये सब मिलके n फैक्टोरियल बन रहा है, जो कॉमन निकल चुका है, तो नीचे तो 2 ही बचा हुआ है ना। 1/2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ फैक्टोरियल 3 दिखाई देगा आपको, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1 बाई फैक्टोरियल 3, फिर हो जाएगा प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, और ऐसे कर करके -1 का पावर n-1 1 बाई फैक्टोरियल n। तो ये पैटर्न आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे आपको मैं 2 क्वेश्चन और लिखाता हूं, और आपको सेम आंसर दिखाई देगा इसमें। जस्ट वेट। एन ऑब्जेक्ट के लिए, एन ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट है ये। एन ऑब्जेक्ट का क्या है? डी अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये सपोज करो ये फंक्शन है, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ। तो ये ए से बी फंक्शन डिफाइंड है, राइट। तो इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और यहाँ पे f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, f5। ए से बी आपको 1 1 फंक्शन बताना है, कितने 1 1 फंक्शन होंगे? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इन विच जैसे ऐसा कर लो, यहाँ पे f1 f2 हटा ही दो, ऐसा फंक्शन डिफाइंड है कि fi इज इक्वल टू i लिखा हुआ है। Function is defined in such a way that fi is equal to I. So how many 1 1 function is possible if fi is not equal to I? समझ पा रहे हो? हाँ। यानी कि 1 की मैपिंग आपको 1 के साथ करनी है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो हम ऐसे 2 सेट के बीच तो बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मानते हो इस बात को? एक फंक्शन ऐसा होगा जिसमें f1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग f1 आ जाएगा, हो सकता है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग f2 कुछ भी आ जाए। यहाँ पे ऐसा कर दो, f1 हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आप सीधा 1 2 3 4 ही लिख दो।
तो एफ आई आपको आई दे रहा है, यानी F1 आपको 1 दे रहा है, F2 आपको 2 दे रहा है, F3 आपको 3 दे रहा है, तो ठीक है के लिए डिफाइंड है सर। हाँ, मतलब ऐसे है, तो एक फंक्शन ऐसा है। लेकिन हमें बताने के ऐसे और कितने फंक्शन संभव है जिसमें एफ आई आई के इक्वल नहीं है, बताओ आप। मतलब ये रीअरेंजमेंट नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे फंक्शन बता दो जिसमें एफ आई आई के इक्वल नहीं है, तो आपको एक ही फंक्शन ऐसा बता पाओगे ना जिसमें एफ आई आई के इक्वल है, और इसमें ये मैपिंग कर दोगे कि देखो सर ये वाला है। और ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसमें एफ आई आई के इक्वल नहीं होगा? तो उसमें यही होगा ना कि 1 को उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रखना, 1 को छोड़ के बाकी किसी को भी दे दो, 2 को छोड़ के बाकी किसी को भी दे दो। जैसे वो था कि आपको प्रेम को पी को अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहने देना है और कहीं भी रख सकते हो, तो ये सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप सेम अप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 6 के लिए अप्लाई कर दोगे, n आ जाएगा तो n के लिए अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 6 के लिए करते हैं तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 आ रहा तुम्हारा आंसर। तो आपको समझना पड़ेगा खुद ही कि ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जैसे बोले 5 एनवेलप है और हमें उसको 5 लेटर है, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि लेटर नंबर 2 में नहीं जाए, एनवेलप नंबर 2 पे नहीं जाए, जो लेटर नंबर है वो इस एनवेलप में नहीं जाए। तो ऐसे करके कितने अरेंजमेंट होंगे, तो यही होगा आंसर, n लेटर के लिए इतना आंसर होगा। तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचा। हाँ चलिए, तो इतने जो भी टाइप होगा सबका एक ही आंसर होगा, डी अरेंजमेंट का आंसर, तो उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन में रहने देना है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए जो जेई में आया था, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, इस पे वर्क करना। एनवेलप वाली कहानी समझ में आ गई ना कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो यही कर देंगे। अब उसमें थोड़ा चेंज करके आपको मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। लिखिए 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स आर नंबर्ड। अच्छा यार, इतना बोलने से अच्छा ना कि मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ले लो स्क्रीनशॉट, कल बात करेंगे इस पे, आंसर सही सही करके लाना। बता दो हो गया तो। हो गया सर, ले लिया। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, तो तुमने कब भेजा था? मैंने आज ही भेजा था, आज मतलब आज अभी तक तो नहीं आया था, अभी चेक करूं, अभी भेजा हाँ क्या? हाँ हाँ ना, एक क्लास के पहले भेजा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो ओके, कल मिलते हैं।